चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग। बस बस बैठो अभी सब लोग, शांत बैठो एकदम। है बड़ा, 30 पेज में हो सकता है। चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। 3 पार्ट में अपन करेंगे इस चैप्टर को। पहला पार्ट है प्रोसेस अकाउंट्स, दूसरा पार्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एंड लास्ट पार्ट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, प्रोसेस अकाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। पहले समझते हैं ये वाला चैप्टर काम में किधर आएगा, कौन से टाइप के इंडस्ट्री में काम में आएगा। इसके पहले अपन ने सर्विस कॉस्टिंग किया, वो कौन से इंडस्ट्री में काम में आता है, सर्विस इंडस्ट्री। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हर एक वो इंडस्ट्री में काम में आएगा जिसमें तुमको एक मशीन के अंदर मटेरियल डालना पड़ता है और दूसरे साइड से फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट इंडस्ट्री। चॉकलेट में भी क्या होता है, एक साइड से अपन कोको डालते हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है अलग अलग मशीन से और लास्ट में कैंडी का बाहर निकल के आता है। फिर सोप इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में भी स्टार्ट में अपने को केमिकल्स डालने पड़ते हैं और एंड में उसमें प्रोसेस होता है और एंड में क्या निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। केमिकल में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी आ सकता है, अलग अलग अपन स्टार्टिंग में केमिकल्स डालेंगे और एंड में एक फर्टिलाइजर निकल के आएगा। तो ये वही सारे इंडस्ट्रीज में काम में आएगा जब मटेरियल एक साइड से मशीन के अंदर इनपुट होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा और एंड में एक फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। क्लियर है क्या? यूजुअली कार इंडस्ट्री में काम में नहीं आएगा ये, ऐसा रिमोट बनाना है, स्टेपलर बनाना है, उसमें काम में नहीं आएगा। जिसमें तुमको रॉ मटेरियल इनपुट करना पड़ता है और अगले साइड से एक फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उधर अपने को प्रोसेस कॉस्टिंग काम में आएगा। क्लियर है क्या? तो अपन क्या करने वाले हैं, समझो। मैंने ये मेरा एक बड़ा सा मशीन है, यहां से मैंने इनपुट किया रॉ मटेरियल और यहां से बाहर निकला फाइनल प्रोडक्ट। ये मशीन को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया, ये है प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2, ये है प्रोसेस 3। चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या डालूंगा मैं, कोको, तो यहां पे आएगा कोकोआ और पहले प्रोसेस में मान लो उसका ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग एंड रोस्टिंग होगा, ठीक। फिर यही ग्राइंडेड एंड रोस्टेड कोको अगले उसमें जाएगा और मान लो प्रोसेस 2 में होगा मेल्टिंग, और मान लो यही आगे जाके इधर ऐड हो गए फ्लेवर्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए कितने प्रोसेस लगे मेरे को, 3 लगे। पहला मैंने कोको को ग्राइंड और रोस्ट किया, फिर उसको मेल्ट किया और फिर उसमें फ्लेवर डाल के एक फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया। तो अपन ये चैप्टर में सीखने वाले हैं कि प्रोसेस 1 का खर्चा कितना, प्रोसेस 2 का खर्चा कितना और प्रोसेस 3 का खर्चा कितना। ये किधर काम में आएगा, उसमें भी काम में आ सकता है। मान लो बीच में कुछ स्क्रैप निकल के आता है कोकोआ का, उसको अपन बीच में बेच सकते हैं क्या? फिर अपन चेक कर सकते हैं ना कि कौन से प्रोसेस में कितना कॉस्टिंग लग रहा है, किधर मैं कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता हूँ, किधर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यही ये चैप्टर का मेन पर्पस वही है कि अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट निकालो, अलग अलग प्रोसेस का वेस्टेज निकालो। मेरे को बताओ, इंटरमीडिएट कुछ वेस्टेज हो सकता है क्या इसमें? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है क्या? तो अपने को इसमें वो भी चेक करना पड़ने वाला है कि बीच बीच में, मतलब ये प्रोसेस 1 और 2 में जाने से बीच में कितना लॉस हो रहा है, प्रोसेस 2 और 3 के जाने के बीच में कितना लॉस हो रहा है। मान लो स्टार्टिंग में मैंने 100 किलोग्राम कोको डाला बट फिनिश प्रोडक्ट मेरा खाली 80 किलोग्राम आया, तो बीच में 20 किलोग्राम गया किधर, लॉस हो गया ना। वो लॉस क्यों हुआ, कौन से प्रोसेस में हुआ, उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो लॉस का कॉस्ट कितना रहेगा, वो लॉस का अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, वो सब अपन इस चैप्टर में सीखने वाले। वो लॉस अपन पीएनएल में डाले कि गुड यूनिट से एब्जॉर्ब करवा दे, नॉर्मल लॉस रहा तो गुड यूनिट से एब्जॉर्ब करवाओ, एबनॉर्मल रहा तो पीएनएल में डाल दो। लॉस को बेच के अगर कुछ स्क्रैप मिल रहा है तो वो स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको इनकम दिखा दे कि वो लॉस को नेट ऑफ कर दे, वो सब अपन इस चैप्टर में सीखने वाले। क्लियर है क्या चैप्टर का पर्पस? पक्का? लिखे इसके बारे में थोड़ा,
लिखो, पहले बोलता हूँ वो लिखो। प्रोसेस कॉस्टिंग हेडिंग डाल दो और चाहिए तो ये 3 पार्ट्स बना दो, प्रोसेस अकाउंट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। दिस प्रोसेस कॉस्टिंग लिखो, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड, process costing is used in industries involving multiple processes, in industries involving multiple processes wherein raw material is introduced, at the start of the process, and finished product is obtained, at the end of the process. एग्जाम्पल लिखो इसके। और कौन से इंडस्ट्रीज हो सकते हैं इसमें? फर्नीचर नहीं, मेडिसिन हो सकता है। बेसिकली कोई भी फूड इंडस्ट्रीज में आ ही सकती है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री, मान लो चिप्स की बात हो गई, चिप्स में पहले आलू डालते हैं, फिर आलू अपने आप छिल जाते हैं, बॉईल होते हैं, कट होते हैं, फ्राई होते हैं, चिप्स मिलते हैं। फूड इंडस्ट्री यूजुअली इसमें काम में आता है, फूड इंडस्ट्रीज में। और कौन सा? एफएमसीजी ना, एफएमसीजी पूरा इस पे ही बेस्ड होता है। क्लियर है क्या? ओके, लिखो इसमें। ऑटोमोबाइल ऐसा यूजुअली नहीं आता, क्योंकि ऑटोमोबाइल पे एक इंसान को जाके काम करना पड़ता है ना उसमें, तो उसमें डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन होता है। हाँ, उसमें कैसा होता है, डिपार्टमेंट वाइज होता है। इधर डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है, इधर एक मशीन वाइज, प्रोडक्शन वाइज होता है इधर, इसलिए। इलेक्ट्रिकल्स मतलब क्या? ऐसा कोई वर्ड होता है इलेक्ट्रिकल्स? क्या इलेक्ट्रिकल्स क्या मतलब? देखो, असेंबल करने की जहाँ पे बात आती है ना, उधर ये इतना काम में नहीं आता। इधर असेंबल करने की जरूरत ही नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें आ ही नहीं रहा ना किधर बीच में, मशीन टू मशीन सब प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इधर ये काम में है। लिखो इसमें पर्पस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, लिखो ना। एग्जांपल लिखा नहीं है? ये 3 लिखने ना एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल लिख दो, 1 2 3। पर्पस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, लिखो। नंबर 1, आइडेंटिफाई the loss, if any, during production. Identify loss, if any, during production. Second, identify and minimize wastage cost. Third, determine the amount of closing work in process. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होगा?
कोको को डाला और फिनिश प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन बीच में कुछ रहा होगा क्या? 1 के एंड में कुछ रहा होगा, 2 के एंड में भी कुछ रहा होगा ना। तो फर्स्ट प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस के एंड में जो भी बचा हुआ माल रहेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? वर्क इन प्रोसेस। तो उसका भी कितना अमाउंट है, उसका भी कितना क्वांटिटी है, वो अपन इस चैप्टर में निकालना सीखने वाले हैं। हाँ, वो भी ऐड करना पड़ेगा ना इस साल। हाँ, वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होगा। क्लोजिंग तो इस साल वाला जो प्रोडक्शन में बचा है वो क्लोजिंग रहेगा ना। क्लियर है क्या? करे चालू ये चैप्टर अभी अच्छे से। पार्ट 1, प्रोसेस अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट्स लिखो इसमें। वी विल हैव टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। We will have to prepare a ledger account. We will have to prepare a ledger account for each process. For each process. ठीक है? All the expenses related to that process. All the expenses related to the process will be डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्या होगा? डेबिट। डेबिट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट कौन बोल रहा है? क्रेडिट में बोल रहा है तो ये बोले ना। डेबिट विल बी डेबिटेड एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस विल बी क्रेडिटेड and the output of the process will be credited. ठीक है, एक फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। काइंड ऑफ इतना ही पर्टिकुलर्स। लिखना है, लिखना है। मैं लिखता हूँ पहले, फिर तुम लोग बनाओ चाहिए तो, ठीक है? ओके, अब बात सुनो। कोई भी प्रोसेस में क्या क्या खर्चे हो गए, मतलब जो तुमने इनपुट किया उसमें दैट इज योर एक्सपेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनपुट होगा वो क्या होगा? रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल। जितना भी यूनिट्स तुमने रॉ मटेरियल डाला दैट विल कम इन द यूनिट्स कॉलम और उसका अमाउंट विल कम इन द अमाउंट कॉलम। क्लियर है? सेकेंड, कुछ लेबर का खर्चा हो सकता है क्या? लेबर यूनिट्स के टर्म्स में तो डिफाइंड नहीं होता है, तो उसका यूनिट्स में कुछ भी नहीं आएगा। फाइनल अमाउंट के कॉलम में टोटल लेबर आ जाएगा। और इसके अलावा ओवरहेड्स हो गए। ओवरहेड्स का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ओवरहेड्स डायरेक्टली टोटल कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है? आउटपुट में ये मान लो प्रोसेस एक्स था, तो प्रोसेस एक्स का आउटपुट कहां पे जाएगा? प्रोसेस वाई में, तो बाय प्रोसेस वाई। और अगर वो फाइनल प्रोसेस रहा तो वो जाएगा बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। करो एक मिनट कंप्लीट तो करना। अगर कोई इंटरमीडियरी प्रोसेस है तो उसका जाएगा बाय प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, एंड अगर वो फाइनल प्रोसेस है तो इट विल गो टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। जितना भी यूनिट्स गया वो डाल दो यूनिट्स कॉलम में, और अमाउंट अपन निकालना सीखेंगे, ठीक है? अमाउंट तुमको निकालना रहेगा। इसके अलावा अगर कुछ लॉस होता है
नॉर्मल लॉस होता है तो वो डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? इस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा ऑब्वियसली, बाय नॉर्मल लॉस। सिमिलरली अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे? उधर ही आएगा ना, उधर ही आएगा, लॉस है ना। मान लो इधर 100 यूनिट्स इनपुट किए और बाहर सिर्फ 70 गए, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को दोनों टाइप के लॉस तो इधर ही डालने पड़ेगा ना। यस हाँ, अमाउंट इसलिए मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा है, 2 मिनट अमाउंट की अपन बात करेंगे। तो इधर आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन हो गया तो डेबिट साइड पे। ये पहला चैप्टर ऐसा है जिसमें तुमको एबनॉर्मल गेन भी दिखने वाला है। हो सकता है कि एबनॉर्मल गेन पॉसिबल है, अपन इसके केसेस देखने वाले हैं। 2 एबनॉर्मल गेन। क्लियर है क्या सबको? ऐसा तुम्हारा पूरा प्रोसेस अकाउंट बनने वाला है। अब बात आती है जो मैंने पेंडिंग कॉलम्स छोड़े, पेंडिंग छोड़े ना, इधर लिखता हूं ए, इधर लिखता हूं बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अपन पढ़ने वाले हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी के ब्लैंक्स में क्या क्या आने वाला है। तुम लोग बेसिकली मेरे को पता होगा क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। बी में क्या आएगा? जितने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हुए हैं वो बी में आ जाएगा, ठीक है। तो बी में लिखता हूं मैं नॉर्मल लॉस यूनिट्स। सी में क्या आएगा बताओ? 0 आएगा क्या कि कुछ और आ सकता है उधर? अगर स्क्रैप मेरे को मिलता रहा तो कुछ आ सकता है क्या उधर? अगर नॉर्मल लॉस को बेच के मेरे को कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है तो उसको अपन डाल सकते हैं क्या उधर? किधर आएगा वो? तो सी तो क्रेडिट साइड पे ही है ना, मैं सी की तो बात कर रहा हूं। नॉर्मल लॉस हुआ मेरे को, मान ले मैंने इधर 100 यूनिट्स डाले और 5 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। वो 5 यूनिट्स बेच के मुझे 1000 रुपए का इनकम होता है। वो क्या करूं उसका मैं? किधर आएगा वो? गेन क्या होगा वो? नेट ऑफ करना पड़ेगा। किधर नेट ऑफ करेगा बता मेरे को एक बार? क्रेडिट करेगा ना, तो वही तो बोल रहा हूं, सी जगह पे वो तो आना चाहिए ना फिर। तो क्या करेगा बता ना मेरे को, किसको डेबिट करेगा? रॉ मटेरियल से लेस कर देंगे सीधा। इधर से सीधा लेस नहीं करना है रॉ मटेरियल से, उसका ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड पे ही आएगा। तुमको सी में वही डालना रहेगा। सी में तुम लोग डाल दोगे रिकवरीज ऑफ स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। मैं तुमको बोलता हूँ क्यों, 2 मिनट रुको, बोलता हूँ क्यों। नीचे हाँ तो वही हो गया ना फिर, मतलब तो इधर नीचे और डालने बोल रहा है बाय स्क्रैप। अरे तो वही तो बाय नॉर्मल लॉस में तेरा स्क्रैप का अमाउंट आ जाएगा, बात खत्म हो गया ना। मतलब बाय स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस ऐसे बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली यही एंट्री को अपन ऊपर कंबाइन करके लिख रहे हैं। देखो पैसा मिल रहा है कि नहीं, पहली बात से स्क्रैप से तो पैसा हुआ मतलब इनकम आया। इनकम हमेशा किधर आता है? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे आने वाला है उतना फिक्स। तो स्क्रैप से अगर कुछ रिकवरी होता है नॉर्मल लॉस के स्क्रैप से, तो चुपचाप उसको किधर डाल देना? सी वाले उधर, मतलब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स में डाल देना उसको, नॉर्मल लॉस के अमाउंट में डाल देना। रिकवरीज ऑफ स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। समझ रहे हो? बी में क्या आएगा? यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। सी में क्या आएगा? रिकवरीज ऑफ स्क्रैप फ्रॉम नॉर्मल लॉस। अभी 2 मिनट के लिए इग्नोर करो एबनॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल गेन को। 2 मिनट के लिए उसको इग्नोर करके मेरे को बताओ ए में क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर इधर टोटल आता है 1 लाख और मान लो रिकवरी हुआ 10,000 का, तो ए में कितना आएगा? इतना क्लियर है क्या? अगर कुछ रिकवरी होता ही नहीं तो ऊपर कितना आता? 1 लाख। एक मिनट। तो मतलब नॉर्मल लॉस के यूनिट जो भी है वो साइड में हट गए और ये जो गुड यूनिट्स है वो पूरा का पूरा कॉस्ट बेयर कर रहे हैं।
लेकिन अगर कुछ रिकवरी होता है तो उतना लेस करके बाकी का जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी बोन बाय द गुड यूनिट्स. इसका अभी एग्जांपल लिखेंगे फिर तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे. क्या क्या? हाँ डब्ल्यू अभी इग्नोर कर दिया, डब्ल्यू आई पी इग्नोर कर दिया. डब्ल्यू आई पी इधर ही आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर ही आ जाएगा. हाँ नॉर्मल लॉस का अमाउंट तो होता ही नहीं है. नॉर्मल लॉस का तो अमाउंट जीरो होता है. एग्जैक्टली अपन ने डे वन पे सीखा था, जो भी नॉर्मल लॉस का खर्चा होता है वो कौन बेयर करता है? गुड यूनिट्स. तो नॉर्मल लॉस से कुछ रिकवरी होगी तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? गुड यूनिट्स को. तो अगर इधर 10,000 की रिकवरी हुई तो उसका बेनिफिट किसको मिला? गुड यूनिट्स को. और गुड यूनिट्स का अमाउंट कितना हो गया? 90,000. दिस इज द इनकम फ्रॉम नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का जो भी खर्चा होता है वो हमेशा जीरो होता है. नॉर्मल लॉस का खर्चा विल बी ऑलवेज बोन बाय द गुड यूनिट्स. समझ रहे हो क्या? एक बार ये फॉर्मेट बनाओ, एग्जाम्पल लिखेंगे फिर तुमको समझेगा अच्छे से. हाँ हाँ बोल. हाँ हाँ तो फिर वो मशीन आर रेट पे आने नहीं चाहिए. फिर वो डायरेक्टली फिर तेरा कॉस्टिंग पेजल में जाना चाहिए. हाँ आइडियली नहीं आना चाहिए किधर. वो इग्नोर करके सॉल्व करना. जो तेरे इफेक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स है उतना ही ले सिर्फ. नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए. नॉर्मल वाला आएगा, एबनॉर्मल वाला नहीं आएगा. खाली ये बनाओ और इसके आगे नीचे का भी मत लिखो, अपन एग्जाम्पल लेंगे इसका. ये वाला अभी मत लिखना, ठीक है? फॉर्मेट बनाओ, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी लिख दो. नहीं नहीं इतना ही, इसके आगे पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा फॉर्मेट का अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स. ठीक है लिख दिया तो ठीक है, बट जरूरत नहीं, मैं आगे उसको अलग से एग्जांपल में लिखा रहा हूँ. बेसिक एक फॉर्मेट बनाओ, उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे. और इधर एक और ऐड कर दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक. अगर कुछ रहा तो बाय इसको क्लोजिंग अपन डब्ल्यू आई पी बोलेंगे. हाँ बोल. हाँ जितना प्रोसेस में डाला उतना, तो दिस विल बी डायरेक्ट अमाउंट ऑफ कंजम्पशन. वो करने के बाद इधर आ जाएगा. यस देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी इस पूरे साल का ट्रांजैक्शन होता है उतना आता है. इसमें खाली प्रोसेस की बात हो रही है ना, तो प्रोसेस में तूने जितना इनपुट किया उतना ही आएगा. खाली इनपुट मतलब इट इज ऑब्वियसली कंज्यूम. इसमें कभी भी ओपनिंग रॉ मटेरियल या फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं बचता है इसमें, है ना. इसमें हमेशा इनपुट किया पूरा रॉ मटेरियल, मतलब पूरा कन्वर्ट हो गया डब्ल्यू आई पी, ऐसा मान लेते. तो ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं रहेगा. हाँ हाँ नहीं अगर क्लोजिंग कुछ रहा तो मान लो मैंने अगर 1000 यूनिट्स डाले थे, 900 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए और 100 यूनिट्स अभी भी पड़े, तो वो अपन उस हिसाब से करेंगे इसको. वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका अमाउंट दिया रहेगा. उसका अमाउंट दिया रहेगा इसलिए मैंने इधर ये लिख दिया ना. हाँ फिर बाकी ए विल बी स्टिल द बैलेंसिंग फिगर. ले ले इसका एग्जाम्पल एक बार. एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल नंबर 1. वो तो वाई का अलग रहेगा ना. अच्छा अगर मैं प्रोसेस वाई अकाउंट बनाना चाहूँ तो उसके डेबिट साइड पे टू प्रोसेस एक्स डालना भूलना मत. उसके डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू प्रोसेस एक्स. और उसका जो लेबर लगा अलग से डाल देना, जो उसका ओवरहेड लगा वो अलग से डाल देना. लग सकता है, लग सकता है. देखेंगे ना अपन आराम से करेंगे. अभी तो एक एग्जांपल है तो छोटा सा. एग्जांपल नंबर 1. कंसिडर द following inputs in process 1. Raw material 1000 kilo at the rate rupees 50 per kilo. Labor
100 hours at the rate ₹20 per hour. Overheads ₹25 per hour. Entire output is transferred to process 2. Entire output is transferred to process 2. Prepare process 1 account. Entire output is transferred to process 2. Prepare process 1 account. बताओ सबसे पहला एंट्री क्या रहेगा? टू रॉ मटेरियल। यूनिट्स में कितना लिखो? 1000। और रुपीज में? टू लेबर। चल सकते हैं, वो दिया रहेगा ना, इधर आर दिया तो उधर यूनिट्स में दिया रहेगा पर यूनिट। टू लेबर कितना लिखो यूनिट्स में? यूनिट्स में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। और बाहर 2000। टू ओवरहेड्स यूनिट्स में कितना लिखो? कुछ भी नहीं। और बाहर ऑब्वियसली ये कौन से आर से मल्टीप्लाई होगा? लेबर आर्स। सबसे पहले डेबिट कॉलम को फिल करके उसको बैलेंसिंग निकाल लो। 1000 और हाँ तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। यूनिट्स लिखना नहीं, नहीं 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 कुछ उधर, वो हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। 54,500। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। यूनिट्स पूरे 1000 डाल दो, कुछ लॉस वगैरह दिया तो नहीं है। और अमाउंट में कितना आएगा? 54,500। बेसिक समझ रहा है क्या प्रोसेस अकाउंट क्या होता है? पक्का? पीछे यस करेक्ट। एग्जाम्पल 2। In the above example, consider a normal loss of 10% on input. In the above example, consider a normal loss of 10% on input. और कुछ भी स्क्रैप का रिकवरी नहीं हो रहा है। 0 रिकवरीज फ्रॉम स्क्रैप। प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट। डेबिट साइड पे कुछ चेंज होगा? अब क्रेडिट साइड का एक बार प्रेजेंटेशन सब लोग देखो, ठीक है? डेबिट साइड बना लो और एक बार ध्यान देना।
क्या क्या नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला? 10% ऑफ इनपुट। कितना इनपुट किया मैंने? 1000 यूनिट्स का, तो नॉर्मल लॉस कितना होगा? 1000 इंटू 10%। ये हर टाइम कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। 100। कुछ रिकवरी हुआ क्या? तो ये रुपीस कॉलम में कुछ आएगा नहीं। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट की। प्रोसेस 2 में कितने यूनिट जाएंगे? 900। इतना तो सबको क्लियर है क्या? लेकिन अभी नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, विच इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। क्या करना पड़ेगा यहां पे? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। अब ध्यान दो ये क्या होता है, ठीक है? टोटल खर्चा कितना लगा मेरे को इस प्रोसेस में? 54,500। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट। कुछ रिकवरीज हुई क्या स्क्रैप से? हुई होती तो अपन टोटल कॉस्ट से लेस कर सकते थे क्या? माइनस स्क्रैप रिकवरीज ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट कितना किया अपन ने? माइनस नॉर्मल लॉस। बेसिकली गुड यूनिट्स बोलते क्या? गुड यूनिट्स आते कैसे? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो गुड यूनिट्स लिख तो नहीं सकते, तो अपन क्या लिखेंगे? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। बताओ जरा एक बार, टोटल कॉस्ट कितना था? 54,500। स्क्रैप कुछ मिला नहीं। इनपुट कितना किया? 1000 और माइनस 100। 54,500 डिवाइडेड बाय 60.556। तो ये जो बाहर का कॉलम है इधर कितना आ जाएगा? 900 इंटू 60.56। क्या ये आ जाएगा? 54,500। ऑब्वियसली अमाउंट उतना ही आने वाला था उधर, बस तुमको ये नीचे करके दिखाना पड़ेगा कि एक यूनिट का खर्चा कितना है। 60.56। और वैसे 900 यूनिट्स ट्रांसफर हो गए तो इट बिकेम 54,500। सिमिलरली एक बार ऊपर चेक कर लो। ऊपर के केस में कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा था? 54.5 आ रहा था। इधर बढ़ के कितना हो गया? 60.56। क्यों ऐसा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की वजह से वो बढ़ के हो गया 60.56। समझा क्या पीछे सर्वेश? एग्जाम्पल 3। एक मिनट लिखो। यस ऐसे लिखो। समझ रहे क्या? लॉजिकल है क्या ये फ्लो? यस ये वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट नहीं होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर। हर एक लेजर के नीचे ये चीज आना ही चाहिए। हर एक लेजर के नीचे अपने को आना, कैलकुलेशन आना ही चाहिए, ठीक है? और ये पूरा ऐसे लिखना, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, फिर नीचे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रिकवरीज ऑफ नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। पूरा ढंग से कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। और चाहिए तो ऊपर यहाँ पे एक स्टार दे देना और इधर भी एक स्टार दे देना ताकि समझ जाएगा। समझाए दिवेश? एग्जाम्पल 3 में लिखो, कंसिडर रिकवरी ऑफ स्क्रैप ऑफ ₹50 per unit. Recovery of scrap of 50 per unit. Consider recoveries from scrap of ₹50 per unit and prepare the process account. And prepare process account.
एंड प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। समझ रहे हैं नेहा? $50 per unit and prepare the process account. डेबिट साइड में कुछ चेंज आएगा? पक्का क्या? ठीक है, डेबिट साइड पे कुछ चेंज नहीं आएगा। क्रेडिट साइड पे क्या चेंज आएगा? जो मेरे को स्क्रैप से पैसा मिल रहा है दैट शुड बी क्रेडिटेड, और ये क्रेडिट होगा इन फ्रंट ऑफ नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स है, 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये? 5,000। हाँ, तो अभी इस टाइम तुमने वापस फॉर्मूला नहीं लिखा तो चलेगा, बट एग्जाम में हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये फॉर्मूला लिखना भूलना मत एग्जाम में। अभी के लिए स्किप किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट में कुछ चेंज आएगा क्या? टोटल कॉस्ट 54,500, उसमें से कितना माइनस होगा? 5,000। डिवाइड किससे होगा? 900 से। एग्जैक्ट। तो ये होगा 49,500, 49,500, और इधर कितना आएगा? समझाए? वो 60 से 55 क्यों हो गया? रिकवरी हुआ ना? जो 5,000 का रिकवरी हुआ वो हर एक यूनिट को बेनिफिट मिला। कितने गुड यूनिट्स थे? 900। कितने का रिकवरी हुआ? 5,000 का। एक बार करो 5,000 डिवाइडेड बाय 900, बराबर -60.5 है। 55 आ गया। वो 5.55 का बेनिफिट मिला एवरी गुड यूनिट को, विच इज 900 यूनिट्स को टोटल बेनिफिट मिल गया। और इधर आ जाएगा 900 इंटू 55 विच इज 500। बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई तो जा सकता है ना। मान लो तेरे को 50,000 रुपीज़ मिल गए स्क्रैप बेच के। नहीं, यूजुअली अपने क्वेश्चन में तो नहीं जाएगा, बट इट इज़ पॉसिबल। ऐसा होता है, कुछ बहुत बिजनेस होते हैं जो सिर्फ स्क्रैप पे ही चलते हैं, उस केस में हो सकता है। जैसे कि अमूल वगैरह का भी तुम लोग छाछ वगैरह पीते हो, वो सब उनका बाय प्रोडक्ट होता है। वो बेसिकली उनका नॉर्मल लॉस होता है जो वो लोग आगे सेल करते हैं। उनका ट्रीटमेंट अलग होता है अकाउंटिंग का, बट उनको कितना पैसा मिलता है उस। समझा क्या बेसिक फ्लो सबको? 1, 2 और 3 में फर्क समझा? 1 में कुछ भी लॉस नहीं था, सेकेंड एग्जाम्पल में लॉस था बट कुछ रिकवरी नहीं था, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। और इसमें रिकवरी भी हुआ तो टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। ऐसा कुछ दिखने वाला है तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट। तो इसके साथ ही अपन ने सीख लिया बी और सी। बी बना दिया, सी बना दिया, और ए भी बना दिया। चलो इसके लिए नीचे लिखे अपन। हाँ ओके, पहले बड़े से हेडिंग में डालना बी, अलग पेन से लिखा तो भी चलेगा। बी लिखना यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। सी recovery if any from normal loss, recovery if any from normal loss। और ए क्या था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लिखो।
टोटल कॉस्ट, ये वो कभी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, मैंने तुमको एज सच बैलेंसिंग फिगर किधर सिखाया नहीं। पहले हमेशा कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट से। अगर एबनॉर्मल लॉस आ गया फिर तो किसको बैलेंसिंग फिगर लेगा, प्रॉब्लम आएगा, इसलिए ऐसा मत सोचो उसको। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड विच इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स into cost per unit। एंड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होगा, अभी अपन ने देखा, टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरीज ऑफ स्क्रैप, ओनली नॉर्मल ऑफ नॉर्मल लॉस, रिकवरीज ऑफ स्क्रैप of normal loss divided by input minus normal loss units। किधर भी अभी तक मैंने एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वर्ड यूज किया है क्या, नहीं, इधर खाली नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस होगा और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस होगा। वैसे कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होगा, बट उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल डेबिट कर दे और पूरा का पूरा आउटपुट क्रेडिट कर दे, दो रॉ मटेरियल डाले तो भी उनको दोनों को भी इधर ही डेबिट कर देना। इतना क्लियर है सबको, ए बी और सी पक्का, हाँ बोलो। टोटल कॉस्ट, हाँ हाँ, अरे तो गुड यूनिट्स तो ऐसे आएगा ना, लेकिन गुड यूनिट्स एग्जाम में थोड़ी लिख सकते, इंटू कॉस्ट पर यूनिट। हाँ टोटल यूनिट्स म्हणजे इथे, हाँ ट्रांसफर्ड यूनिट्स लिखते इसको, ठीक है, एक मिनट उसको लिख, ट्रांसफर्ड यूनिट्स, ठीक है, जितने ट्रांसफर किए उतने, मतलब गुड यूनिट्स। एक मिनट का, ओके, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग डालो इसके नीचे, ठीक है, नॉर्मल लॉस अकाउंट, वही पार्ट में नीचे कंटिन्यू करो, नॉर्मल लॉस अकाउंट। एक मेन अकाउंट बनता है प्रोसेस अकाउंट, उसका एक सब लेजर बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट क्या होगा, टू प्रोसेस अकाउंट डाल दूं, जो भी यूनिट्स रहेंगे वो, और जो भी अमाउंट मिलेगा वो। रिकवरी हुआ तो रिकवरी, रिकवरी इसको मैं लिखता हूं उधर, रिकवरी। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मेरे को बताना क्रेडिट साइड पे क्या आ सकता है। रिकवरी जो मिलेगी वो आना चाहिए इधर, जो भी पैसा मिला वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस नहीं, स्क्रैप, स्क्रैप जितना भी स्क्रैप का अमाउंट आएगा वो इधर इस साइड पे आ जाएगा, और इक्वल उतना ही अमाउंट आएगा ना। इधर मैंने डेबिट कितना किया था, 5000 था ना अपने, इसमें कितना था, 5000 था, इतना पैसा मिला, तो ये किधर क्रेडिट होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट पे। जर्नल एंट्री क्या होगी पैसे मिलने की, बताओ,
बैंक अकाउंट डेबिट टू, और फिर वो किधर एंड हो रहा है? प्रोसेस अकाउंट में। तो इधर क्या आना चाहिए? बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन अपन कॉस्टिंग में बैंक अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसका एक दूसरा वर्ड है विच इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या वर्ड यूज करेंगे आज से? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बैंक और कैश का वर्ड किधर भी यूज नहीं होगा, उसके जगह पे यूज होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड इट इज नथिंग एल्स बट बैंक अकाउंट। और इधर भी वही अमाउंट आ जाएगा और वही अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, बट तो भी सिर्फ कॉस्ट लेजर कंट्रोल लिख देना और यूनिट्स में डाल देना और अमाउंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना यूनिट्स, इसलिए। समझाएगा? ये बेसिक तुम्हारा एक नॉर्मल लॉस अकाउंट बनता है जो हमेशा बैलेंस होने ही वाला है। डेबिट साइड का अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड का अमाउंट। डेबिट साइड पे यूनिट्स और रिकवरी, और इधर यूनिट्स और अमाउंट हमेशा सेम रहेगा। समझाए क्या? बस नॉर्मल लॉस अकाउंट में ऊपर लिख दो विदाउट एबनॉर्मल गेन, विदाउट एबनॉर्मल गेन लिख देना खाली टॉप पे। ये अभी नहीं समझेगा, बाद में समझेगा मैं क्या समझाना चाहता हूं इसको लिख के। चलिए को एग्जाम्पल 4। अमाउंट पे कुछ भी नहीं आएगा, अमाउंट तेरा डैश रहेगा, बस यूनिट्स आ जाएंगे। अमाउंट में डैश कर देना, बस यूनिट्स डाल देना, एंड यू कैन यूज द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इवन देयर। उधर भी तू बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल ही लिखना, यूनिट्स में डाल देना और अमाउंट डैश। एग्जाम्पल 4, प्रिपेयर नॉर्मल लॉस अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 3। प्रिपेयर नॉर्मल लॉस अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 3। प्रिपेयर नॉर्मल लॉस अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 3। बोलो डेबिट साइड पे क्या मारूं एंट्री? टू प्रोसेस वन अकाउंट। यूनिट्स में कितना डालूं और अमाउंट में? बाय प्रोसेस टू, नहीं सॉरी, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्यों? 50 रुपए है ना, 50,000 कैसे हो? 5,000 ही था ना इधर। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में यूनिट्स कॉलम में कितना? 100, और अमाउंट कॉलम में? ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस का अकाउंट। समझाएगा अब तक? क्या क्या पढ़ा है अब तक? एक बेसिक प्रोसेस अकाउंट, फिर प्रोसेस अकाउंट विथ रिकवरीज ऑफ स्क्रैप, और वही नॉर्मल लॉस का जो एक अपन ने एक सब अकाउंट बनाना सीख लिया, नॉर्मल लॉस अकाउंट। दो अकाउंट अपन ने अभी ढंग से पढ़ लिया, प्रोसेस अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। अभी तक अपन ने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को टच नहीं किया। इतना क्लियर है तो बताओ भव्या, क्लियर है? बढ़े अभी एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की तरफ। ओके, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में लिखना एबनॉर्मल लॉस। क्या सीन होता है एबनॉर्मल लॉस का? क्या अनएक्सपेक्टेड होता है? इसका खर्चा कौन बेयर करता है? वो खुद ही बेयर करते हैं। कहां पे डेबिट होता है ये?
कॉस्टिंग पीएनएल में। लेकिन इसको बेच के भी थोड़ा बहुत स्क्रैप की रिकवरी हो सकती है क्या? हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लिखो इसका सेट ऑफ कभी नहीं होता। इसका खर्चा कौन बेयर करता है? वो खुद ही बेयर करते हैं ना। तो इसका स्क्रैप का रिकवरी का बेनिफिट किसको मिलेगा? खुद को ही मिलेगा। लिखो एबनॉर्मल लॉस, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, लिखो इसमें द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस is to be cost of abnormal loss is to be borne by the abnormal loss units itself, the abnormal loss units itself is to be borne by the abnormal loss units itself. अगला लाइन, cost per unit of abnormal loss units is equal to cost per unit of ट्रांसफर्ड यूनिट्स। मतलब गुड यूनिट्स बोल दूं? तुमको याद होगा अपने एकदम डे 1 के एग्जांपल में एबनॉर्मल लॉस के जो डेज थे, यूनिट्स थे, उनका कॉस्ट और गुड यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट क्या था? सेम था। तो इधर भी एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट और ट्रांसफर्ड यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए पर यूनिट निकालना जरूरी है। तुम लोग डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर मत लिखना। तो ये वाला जो है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? बोलो बोलो क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप रिकवरीज ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जो ऊपर का ए निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, सेम तुम लोग यहीं पे यूज करोगे टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। एक ही बार निकालना पड़ेगा, 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन मत करना। एक ही बार कैलकुलेट करके खाली यूनिट से ढंग से मल्टीप्लाई करना रहेगा। समझाए क्या? ये स्क्रैप रिकवरीज है, स्क्रैप रिकवरीज ऑफ नॉर्मल लॉस। लेकिन अभी मैंने तुमको बताया कि अगर एबनॉर्मल लॉस बेच के कुछ स्क्रैप रिकवरी होता है, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? एबनॉर्मल लॉस को। उसका मैंने इधर किधर इफेक्ट तो दिया ही नहीं अब तक। नील कैसे होगा? बट जरूरी है क्या कॉस्ट पर यूनिट एंड स्क्रैप रिकवरी पर यूनिट सेम हो? लेकिन बैलेंस नहीं होगा फिर प्रोसेस अकाउंट। ये क्या बोल रही है? स्क्रैप जितना मेरा एबनॉर्मल लॉस का, वो एबनॉर्मल लॉस के टोटल कॉस्ट से माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला से जो भी नंबर आएगा इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। बट मैंने क्या बोला कि कॉस्ट पर यूनिट तो हमेशा सेम ही रहना चाहिए। तो इसलिए पूछ रहा हूं कि स्क्रैप रिकवरी का इफेक्ट किधर? तो किधर? नहीं, एबनॉर्मल गेन मतलब तेरे यूनिट्स में गेन हो रहा है। अब तक मैं गेन को टच ही नहीं किया। पीछे कृष्णा, नॉर्मल लॉस से दोनों तो लॉस ही है, सेट ऑफ कैसे हो गए उसके? नहीं, उसके रिकवरी में ऐड कर दिया तो वापस ये यूनिट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। टोटल यूनिट्स नहीं ना, मतलब तू गुड यूनिट्स को एबनॉर्मल लॉस के रिकवरी का बेनिफिट दे रहा है। ये सही होगा क्या? फिर हाँ ये सही है। किधर जाएगा? डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में उसका हिट होगा। एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी विल डायरेक्टली गो टू कॉस्टिंग पीएनएल, बट उसको अपन एक सब अकाउंट रहेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, उसमें डालेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डालना है और उसको लेके किधर जाना है? कॉस्टिंग पीएनएल। समझाए क्या? एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी विल नेवर हिट द प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि अगर मैं उसको प्रोसेस अकाउंट को हिट करता हूं तो इधर प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं होगा, नहीं तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट अफेक्ट हो जाएगा।
फिर गुड यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट एंड एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट अलग हो जाएगा. दैट शुड नॉट हैपन. इसलिए हमेशा एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी विल गो टू द कॉस्टिंग पीएनएल थ्रू अ सब अकाउंट, नेमली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. समझा आलोक? अच्छा है, बोल. कोई बोल रहा था कुछ पीछे? क्लियर है इतना? दिनेश, अभिषेक? हाँ हाँ हाँ. देख अब तक ना एबनॉर्मल लॉस था नहीं, तो तेरे को आइडियली एबनॉर्मल लॉस और ट्रांसफर यूनिट दोनों साथ में लिखना पड़ेगा एंड में. हाँ. हम्म. दोनों एक साथ ही लिखेंगे ना, वही तो बोल रहा हूँ, दोनों सेम ही एक साथ ही लिखना पड़ेगा. समझा क्या शिवांशु क्या बोला मैंने अभी? एक लाइन डालो इसमें नीचे. देयर कुड बी रिकवरीज ऑफ एबनॉर्मल लॉस. देयर कुड बी recoveries from abnormal loss. There could be recoveries from abnormal loss. The benefit of these recoveries will be given only to the abnormal loss units through the abnormal loss account. क्लियर है क्या? तो एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दे इसके लिए. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. ओके. डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू प्रोसेस अकाउंट. नहीं, ये तो फॉर्मेट है ना, तो इधर अपन प्रोसेस अकाउंट, फिर एग्जांपल में वो वन कर देंगे उसको. क्रेडिट साइड पे सबसे पहली चीज क्या आएगी? रिकवरीज. रिकवरी का एंटी क्या होता है? मैंने तुमको बोला था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. अच्छा, ये अकाउंट बैलेंस होने वाला है क्या? नहीं होगा ना बैलेंस. तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल. आइडियली देखो, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था ये भी कॉस्टिंग पीएनएल जाता है, और जो रिकवरी हुआ था वो भी पीएनएल जाता है, जैसे आलोक ने बोला. लेकिन अपन पीएनएल में दोनों का इफेक्ट नहीं देंगे, पीएनएल में खाली नेट इफेक्ट जाएगा. बाय कॉस्टिंग पीएनएल, इधर लिखता हूं मैं नीचे बैलेंसिंग फिगर. यूनिट्स में आइडियली कुछ भी नहीं आएगा, खाली अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा. समझा क्या आलोक? तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल डाला मतलब पीएनएल को डेबिट किया कि क्रेडिट किया? डेबिट किया ना. और एबनॉर्मल लॉस तो डेबिट ही होना चाहिए ना. तो अपन ने पीएनएल को डेबिट किया, लेकिन पूरा अमाउंट डेबिट नहीं किया, खाली नेट अमाउंट डेबिट किया आफ्टर डिडक्टिंग द स्क्रैप रिकवरीज ऑफ एबनॉर्मल लॉस. समझा क्या? यस. परफेक्ट. जितना खर्चा तूने प्रोसेस अकाउंट को चार्ज किया था वही पीएनएल में जाएगा ना. एक इफेक्ट प्रोसेस अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में. ऐसा डबल इफेक्ट होता है ना. जो खर्चा है पहला इफेक्ट किधर गया? प्रोसेस अकाउंट में. दूसरा इफेक्ट किधर गया? पीएनएल. वैसा. यस. क्या कहेगा? वो इधर ही आएगा रिकवरी में. ये जो रिकवरी अपन देख रहे हैं ना, दिस इज ऑल दैट ओनली. इधर बेच के भी जो आया वो भी आ जाएगा, इंश्योरेंस का अमाउंट भी इधर आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर. नहीं 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 नहीं.
दिस इज द आइडियल प्रेजेंटेशन. नेट लिखना होता है, ये इधर आएगा. यस. और नेट इफेक्ट किधर जाएगा? पीएनएल. समझाए क्या पीछे संस्कृति? कृष्णा समझा ये इफेक्ट? शिवांशु एग्जाम्पल नंबर 5. अच्छा एक और चीज याद रखना. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया रहेगा कि एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी हुआ है कि नहीं हुआ है. और अगर नहीं दिया है लेकिन नॉर्मल लॉस का रिकवरी दिया है ना, तो तुम लोग वही अमाउंट पे एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी भी मान सकते हो. क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि नॉर्मल लॉस बेच के स्क्रैप मिला है, कुछ स्क्रैप वैल्यू मिला है, और एबनॉर्मल लॉस बेच के भी कुछ स्क्रैप वैल्यू मिला है. लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है, क्वेश्चन खाली ऐसा बोल देता है कि लॉस कैन बी सोल्ड एट ₹10, इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल लॉस बेच के भी पैसा मिलेगा और एबनॉर्मल लॉस बेच के भी पैसा मिलेगा. दोनों हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, खाली अगर नॉर्मल लॉस लिखा है मतलब एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप रिकवरी नहीं हो रहा है. खाली एबनॉर्मल लॉस लिखा है तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रिकवरी नहीं हो रहा है. लेकिन अगर खाली लॉस लिखा है तो दोनों का हो रहा है, और दोनों स्पेसिफिकली लिख दिया अलग अलग, तो दैट इज तो डिफरेंट केस. एग्जाम्पल 5 में लिखो. इन एग्जाम्पल 3 there is also in example 3 there is also an abnormal loss. There is also an abnormal loss of 100 units with similar recoveries as that of normal loss. With similar recoveries as that of normal loss. Prepare process 1 account and abnormal loss account. Prepare process 1 account and abnormal loss account. नहीं, बट उसमें चेंज होगा ना एबनॉर्मल लॉस की वजह से. हाँ. नहीं, ठीक है. नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हो गए? 100. एबनॉर्मल लॉस के और ट्रांसफर 800 होगा इस टाइम. ओके. नॉर्मल लॉस से कितना रिकवरी हुआ? 5000 का. 100 इंटू 50. इतना सबको क्लियर है? अभी कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होगा ना. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एंड एबनॉर्मल लॉस. नीचे ऐसा कुछ वर्किंग नोट बनेगा. कितना अमाउंट कितना है? 55 ना. तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 55. ये किसका कॉस्ट पर यूनिट है? ट्रांसफर कैसे उसका? एबनॉर्मल लॉस का भी इतना ही रहेगा ना. अपन ऊपर देखा ना, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, देखो ये चीज, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसफर्ड यूनिट्स. तो ये जो 55 रुपए कॉस्ट आया, ये प्रोसेस 2 वाले का भी कॉस्ट है और ये एबनॉर्मल लॉस वाले का भी कॉस्ट. तो प्रोसेस 2 में इट विल बी 800 इंटू 55 एंड नीचे इट विल बी 100 इंटू 55. इधर लेस नहीं होगी. हाँ,
अरे पर यूनिट सिमिलर है वो, और इधर क्यों आएगा वो तो इधर हिट ही नहीं होगा ना। अब तक मैंने एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी का कुछ किया है क्या? इधर अभी तक कुछ भी नहीं किया एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी का, याद रखना। हाँ, वो अलग चीज़ है, इधर नहीं आने वाली वो। समझाए क्या? आलोक, पीछे संस्कृति, साक्षी, धनीशा। बैलेंस हो रहा है अकाउंट? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना देख। एबनॉर्मल लॉस में, इसमें अच्छा, और एक रेट का नहीं नहीं मतलब जरूरत नहीं उसकी, नीचे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा था। बोल रहा, कौन बोल रहा है? मनस्वा। तो पीएनएल में 500 रुपये जाएगा ना, 5500 खर्चा है उसका, लेकिन 5000 का रिकवरी तो भी दे रहा है वो, 500 रुपये जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू प्रोसेस 1 अकाउंट, कितना? 100 और 5 बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये वर्ड याद रखना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये टर्म एक्चुअली 7 चैप्टर में कॉइन किया गया है। 7 चैप्टर इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें अपन सीखने वाले हैं, तो अभी खाली इतना ध्यान में रखो, इसका मतलब अपन उधर और डिटेल में समझेंगे। कितना आएगा ये? 100 इंटू 5000। तो कॉस्टिंग पीएनएल में कितना जाएगा? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500 बैलेंसिंग फिगर। समझाए दिवेश? पक्का पूरा फ्लो समझा है ना सारे एंट्रीज का? हाँ हाँ बराबर। कॉस्ट मतलब कितना खर्चा वो बेयर कर रहा है 500 और कितना इनकम ला के दे रहा है 5000। तो नेट खर्चा बेयर कर रहा है 500, और वो खर्चा हमेशा कॉस्टिंग पीएनएल में हिट होना चाहिए, बिकॉज इट इज एबनॉर्मल इन नेचर, दैट्स वाई 500 रुपए गोज टू एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल। हाँ जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अलग अलग भी दिया है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन भी है। ठीक है, ओके, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। पहले तो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट, फिर नॉर्मल लॉस विदाउट रिकवरी, नॉर्मल लॉस विद रिकवरी, नॉर्मल लॉस का अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस विद रिकवरी, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। अच्छा, अगर एबनॉर्मल लॉस में कुछ भी रिकवरी नहीं होती है तो? हाँ, तो ये जीरो रहेगा इधर, और पूरा का पूरा कॉस्ट शीट में चला जाएगा। रिकवरीज नहीं रहा तो अकाउंट बनेगा ना। अब वो तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन अगर पूछता है वो अकाउंट बनाना है तो ही बनाना। ओके, लास्ट पार्ट क्या है ये? एबनॉर्मल गेन। अच्छा एक मिनट, ऊपर वाले अपने उसमें अपना डी और ई हो गया ना? डी और ई, डी के लिए लिख दो, डी 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 होगा एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, डी होगा एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, और ई होगा
कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस which is equal to abnormal loss unit into cost per unit into cost per unit. समझा क्या फ्लो? लास्ट पार्ट बचता है फर्स्ट पार्ट का, विच इज एबनॉर्मल गेन. पढ़ ले वो. एबनॉर्मल गेन क्या? हो गया नया. नेक्स्ट लिखना एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन मतलब क्या? जितना इनपुट किया था उससे ज्यादा गेन हो गया. ऐसा हो सकता है क्या? कैसे होगा ऐसा? मॉइस्चर क्या क्या कुछ बाहर से सामान लगाया क्या? फिजिक्स का एक रूल है नॉर्मल, सबको पता है क्या वो? मैटर इज ऑलवेज कांस्टेंट. जितना इनपुट करोगे उतना ही बाहर आएगा ना. उससे ज्यादा कैसे बाहर आएगा? 1000 किलो डाला तो उसमें 1100 किलो की चॉकलेट बन जाएगी. ऐसा होगा क्या? इज इट पॉसिबल? तो फिर एबनॉर्मल गेन कैसा होगा? हाँ ये हो सकता है. तो अरे यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूं. 100 किलो मैंने कोको डाला, उससे 200 किलो चॉकलेट बन के आ गई. इज इट पॉसिबल? विदाउट एनी अदर इनपुट इज इट पॉसिबल? यूनिट्स की बात ही नहीं. वेट तेरे को समझता है कि किलो किलो 100 किलो में 100 किलो चॉकलेट बनेगा, या फिर उससे कम बनेगा ना. उससे ज्यादा चॉकलेट बन सकता है क्या? क्या गिफ्ट? गिफ्ट कैसे आएगा? मशीन तो मशीन है ना. मशीन में कितना 100 किलो कोको डाला बस. ए गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें. हाँ ये बात सही है. पहली बार तूने पते की बात. एबनॉर्मल गेन का मतलब ऐसा होता है कि मैंने जितना नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उतना नॉर्मल लॉस नहीं हुआ. मतलब मैंने 200 किलोग्राम इनपुट किया एंड आउटपुट वॉज एक्सपेक्टेड 150 किलोग्राम. मतलब नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड था? 50 किलो. बट माई आउटपुट वॉज इन रियलिटी 180 किलोग्राम्स. तो 20 किलो का नहीं, कितना हो गया? 30 किलो का. तो 30 किलो का गेन हो गया. समझा है क्या? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन गो हैंड इन हैंड. नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 50 किलो, उसके अगेंस्ट गेन कितना हो गया? 30 किलो का. तो टोटल लॉस कितना हुआ? 20 किलो का. समझ रहेगा सबको ये? लेकिन ये चीज अलग अलग दिखाना जरूरी है. मैं नेट ऑफ करके एंट्री मार सकता हूं क्या? सीधा 20 किलो नॉर्मल लॉस की एंट्री मार सकता हूं क्या मैं? गलत होगा ना. लेकिन ये नॉर्मल लॉस 50 किलो का हुआ, और यूजुअली नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना होता है? 0 होता है ना. नॉर्मल लॉस का कॉस्ट क्या होता है? 0. तो ये जो 30 किलो है, दिस इज नॉट नॉर्मल इन नेचर. इसका नेचर क्या है? एबनॉर्मल. सो दिस शुड नॉट आइडियली बी नेटेड ऑफ विथ नॉर्मल लॉस. एक मिनट आता उस पर, एक मिनट. दिस शुड नेवर बी नेटेड ऑफ विथ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हमेशा अलग होगा, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट हमेशा अलग होगा. बस एक चीज याद रखना, ये सब लोग हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं कि एबनॉर्मल गेन विल बी ओवर एंड अबाउ द इनपुट. ऐसा कभी नहीं होता है. एबनॉर्मल गेन इज एक्चुअली ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड आउटपुट. नॉर्मल एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था? 150 किलो. लेकिन आउटपुट कितना आया? 180 किलो. तो 30 किलो का क्या माना जाएगा? एबनॉर्मल गेन. समझा है क्या? तो प्रोसेस अकाउंट में तुमको कभी भी नॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल गेन को सेट ऑफ नहीं करना है.
दोनों अलग अलग दिखेगा। डेबिट साइड पे दिखेगा एबनॉर्मल गेन और क्रेडिट साइड पे दिखेगा नॉर्मल लॉस। समझा ये चीज? एबनॉर्मल गेन कभी भी इंडिविजुअली नहीं हो सकता है, एकदम हाइपर रियलिस्टिक यूनिवर्स में हो सकता है, बट अपने यूनिवर्स में एबनॉर्मल गेन नहीं होगा। नॉर्मल लॉस होगा तभी जाके एबनॉर्मल गेन होगा। क्लियर है क्या? बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस में यूनिट्स में कितना आएगा? 50, और डेबिट साइड पे एबनॉर्मल लॉस में कितना आएगा? 30। उससे मेरा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, अकाउंट पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, ट्रांसफर यूनिट्स भी आ जाएंगे ना उसमें। समझा है सबको ये चीज? लिखो, एबनॉर्मल गेन always goes hand in hand with normal loss. Abnormal gain always goes hand in hand with normal loss. क्या हो गया? श्रीराज थोड़ा सीधा बैठ जाओ, उसको लिखते नहीं। Abnormal gain always goes hand in hand with normal loss. What does this mean? What does this mean? Suppose we input 200 kilograms of raw material. Suppose we input 200 kilograms of raw material. Normal loss equal to 50 kgs. Normal loss equal to 50 kgs. Therefore, expected output is equal to 150 kgs. Therefore, expected output equal to 150 kgs. But actual output equal to 180 kilogram. The extra 30 kilogram obtained is the abnormal gain. Extra 30 kilogram obtained is the abnormal gain. एक मिनट, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बताओ? एक्सपेक्टेड आउटपुट 150 किलो और लेकिन एक्चुअल में बाहर निकला 120 किलो, तो 30 किलो को अपन क्या मानते हैं? एबनॉर्मल लॉस। सिमिलरली एक्स्ट्रा निकल गया उसके ऊपर, उसको अपन क्या मानेंगे? एबनॉर्मल गेन। उसमें भी अपन ऐसा नहीं बोलते कि भाई मेरे को नॉर्मल लॉस हो गया 80 किलोस का, ऐसा नहीं बोलते ना अपन क्या बोलते? नॉर्मल लॉस 50 किलोस एंड एबनॉर्मल लॉस 30 किलोस। तो इधर भी सेम होगा, नॉर्मल लॉस 50 किलोस, एबनॉर्मल गेन 30 किलोस। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कभी साथ में हो सकता है क्या? कभी भी साथ में हो सकता है क्या? दोनों कभी साथ में नहीं होगा। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस साथ में हो सकता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी साथ में हो सकता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कभी भी साथ में नहीं हो सकता है। वो अपने आप ही सेट ऑफ होकर एक नेट इफेक्ट आएगा उसका। समझ रहा है क्या सबको? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कभी भी साथ में नहीं होने वाला, और एबनॉर्मल लॉस का जो नेचर होता है वही नेचर होगा एबनॉर्मल गेन का। तो जरा मेरे को बताओ, एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट पर यूनिट किसके इक्वल होगा? ट्रांसफर्ड यूनिट्स के कॉस्ट पर यूनिट जितना। बात खत्म। जो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आया था ट्रांसफर्ड यूनिट्स का, उतना ही कॉस्ट पर यूनिट किसका होगा? एबनॉर्मल गेन। समझा क्या पीछे दिवेश? हाँ, हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड था, लग रहा था होगा, एक्सपेक्टेड था, हो गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इट वॉज ओनली एक्सपेक्टेड कि 50 किलोज होगा, लेकिन एक्चुअल में जब बाहर निकला तब 20 किलो का ही लॉस दिखा। तो इसलिए एक्सपेक्टेड को हमेशा उधर ही स्टैंडिंग रखने का 50 किलो का, और जो 30 किलो का लॉस नहीं हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल गेन। बेसिकली 30 किलो का लॉस नहीं हुआ है तो उसको नाम क्या दे दिया मैंने? एबनॉर्मल गेन। यस मनोज?
हाँ हाँ, नहीं उसका अकाउंटिंग अलग होता है। उसका अकाउंटिंग अपन सीखेंगे, एक अलग चैप्टर है अपने पास, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। उसका अकाउंटिंग इससे रिलेट मत कर, वो तो खाली एक एग्जांपल दिया था मैंने। नहीं, पूरा लेना पड़ेगा तेरे को, सेम टू सेम वैसा ही निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट। अपन लेते हैं एग्जांपल, समझ जाएगा। इतना लिखा है सबने? क्या लिखा बताओ? हाँ, नीचे लिखो, दिस एबनॉर्मल गेन, this abnormal gain should actually be interpreted as, this abnormal gain should actually be interpreted as normal loss that never happened. समझा है क्या? बट ऑलवेज रिमेंबर, but always remember, do not set off abnormal gain with normal loss in the process account. Do not set off abnormal gain with normal loss in the process account. This will lead to, हाँ सेट ऑफ किया तो ना, प्लस उससे प्रेजेंटेशन भी ये हो जाएगा ना। मैनेजमेंट जब प्रोसेस अकाउंट देखेगा तब उनको क्या लगेगा, नॉर्मल लॉस ही 20 का था, तुमने 20 का एक्सपेक्ट किया था, उतना ही हुआ। बट वैसा कुछ हुआ है क्या? नॉर्मल लॉस 50 का एक्सपेक्ट किया था ना, वो मैनेजमेंट को समझेगा ही नहीं, इसलिए अपने को एक्सपेक्टेशन को उधर के उधर ही रखना है। दिस विल लीड टू misleading presentation. This will lead to misleading presentation. तो ट्रीटमेंट होगा, डेबिट द एंटायर एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट the entire normal loss. Debit the entire abnormal gain, credit the entire abnormal loss, normal loss, and then set off in their respective accounts. Then set off in their respective accounts. समझा क्या ट्रीटमेंट? जो अपफ्रंट प्रोसेस अकाउंट है उसमें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दो, और बाद में जब एक कंबाइंड उनका एक रिस्पेक्टिव अकाउंट बनेगा, मतलब नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल गेन का, उसमें सेट ऑफ करके दिखा देना। क्यों नहीं होगा? हाँ होगा ही ना, मतलब तभी होगा, साथ में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा ये। हाँ एबनॉर्मल लॉस में से एबनॉर्मल गेन दोनों कभी साथ में हो ही नहीं सकता। लिख दो ऊपर, मार्जिन में लिख दो, मार्जिन में लिखो, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन नेवर अकर टुगेदर। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन नेवर अकर टुगेदर। हाँ वो अपन देखते हैं ना, एक बार एक अकाउंटिंग पूरा कर लेते फिर तेरे को समझेगा। बोल। हाँ एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट, बस वो क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे आएगा बस, और कुछ नहीं। वो नहीं कर रहा हूँ करेंगे ना अपन, एक बार थोड़ा एग्जांपल हो जाने फिर, ठीक है? अब 1 मिनट खा लिया। नीचे थोड़ा अकाउंटिंग लिख ले इसका,
cost per unit of abnormal gain units equal to cost per unit of transferred units which is equal to, ये हर टाइम सेम रहेगा ईशान, इस पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरीज फ्रॉम डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस नो, और पूरा नॉर्मल लॉस लेना, जितना पूरा 50 किलो का नॉर्मल लॉस था पूरा लोगे तुम लोग, डिवाइडेड बाय इनपुट्स माइनस टोटल लिख देता है, ठीक है, टोटल नॉर्मल लॉस 20 किलो नहीं होगा, पूरा 50 किलो लेना पड़ेगा इधर, क्या पूरे ही लेंगे ना, मैं तभी तो बोला अपन इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे, सेट ऑफ किए बिना ही तुमको एंट्री मारनी है, तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट भी क्या आएगा, पूरा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझेगा, नहीं तो फिर वापस इसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ करके दिखा दो, करके दिखा दो, करके दिखा दो इसमें, ठीक है, ये समझा क्या नचिकेत? एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात कर ले, क्या आएगा क्रेडिट साइड पे? बाय प्रोसेस अकाउंट, इसमें क्रेडिट साइड पे आएगा डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा? टू नॉर्मल लॉस, ये चीज याद रखना, डेबिट साइड पे इधर सबसे पहले आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, और ऐसे इसको सेट ऑफ करना रहेगा, समझा क्या दिवेश? और टू नॉर्मल लॉस में क्या करोगे तुम लोग? कितने यूनिट डालोगे इधर नॉर्मल लॉस के? ये जितने थे उतने ही डालना, पूरे मत डाल देना इधर, क्योंकि एक्चुअल में 20 का तो लॉस हुआ था ना, तो इधर कितना डालोगे? खाली 30। जितने एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स थे उतने ही नॉर्मल लॉस के यूनिट से सेट ऑफ करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन के कितने यूनिट्स थे? 30। नॉर्मल लॉस के कितने थे? 50। टोटल नॉर्मल लॉस कितना था? 50। तो कितना सेट ऑफ होगा? खाली 30 ही सेट ऑफ होगा ना, तो ये अकाउंट में भी इधर यूनिट्स के कॉलम में कितना आएगा? 30 ही आएगा। तो मैं क्या लिखा इधर? यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन। जितने एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स थे उतने ही नॉर्मल लॉस के एक्सपेक्टेड यूनिट से मेरा सेट ऑफ होगा। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 50, एबनॉर्मल गेन हुआ 30, तो सेट ऑफ कितने एक्सपेक्टेड यूनिट से होगा? 30 से। लॉजिकल है क्या? नहीं तो बैलेंस ही नहीं होगा वो। जितने तुम्हारे एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स थे उतने ही तुम लोग नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के साथ सेट ऑफ करो। और इधर बाहर के कॉलम में क्या आएगा? रिकवरी आएगा। किसका? नॉर्मल लॉस का। रिकवरी फ्रॉम नॉर्मल लॉस। और कितने यूनिट्स का? खाली 30। इधर जितने यूनिट्स डाले उतने का ही रिकवरी उधर डाल देना भाई। और बैलेंसिंग फिगर टू कॉस्टिंग P&L, इसको लिखता हूं मैं बैलेंसिंग फिगर। पूरा का पूरा कॉस्टिंग P&L में नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली, इसलिए अपन ने खाली बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग P&L में डाल। यस 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 यस। तो मेरा एक बार नॉर्मल लॉस अकाउंट भी चेंज होगा ना। नॉर्मल लॉस अकाउंट में पता क्या चेंजेस आएंगे? इधर तो यही रहेगा ना, टू प्रोसेस, वो तो पूरा का पूरा आ जाएगा। हाँ, सबसे पहला एंट्री आएगा बाय एबनॉर्मल गेन, और बाकी बचा हुआ
बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल। और इधर खाली वो बचे हुए कितने यूनिट्स आएंगे? 20 यूनिट्स। और अभी थोड़ा लॉजिकल लग रहा है क्या? एक्चुअल में कितने यूनिट्स को मैंने स्क्रैप किया? खाली 20 को ना। 50 का एक्सपेक्टेड लॉस था लेकिन एक्चुअल में 20 का ही हुआ, तो 30 यूनिट्स वाज द नॉर्मल लॉस दैट नेवर हैपेंड। तो वो मैंने बाहर बेचा है क्या? नहीं। तो वो किधर सेट ऑफ हो गया? एबनॉर्मल गेन के साथ। और एक्चुअल में बाहर मार्केट में कितना स्क्रैप बेचा? 20 का, तो वो इधर आ गया। तो कॉस्ट लेजर में कितना एंट्री बैठा? 20 का। समझा क्या? दिस इज योर न्यू नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड अबव इज द एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हाँ हाँ, ये चार्ज नहीं हो रहा, दिस इज इनकम। डेबिट साइड पे आया ना, मतलब कॉस्टिंग पीएनएल किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। और गेन हुआ है तो क्रेडिट में ही आना चाहिए ना। गेन हुआ है मतलब फायदा हुआ है, इसलिए वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे ही आएगा। जो बैलेंस बचेगा वो प्रोसेस अकाउंट में उधर जितना है माइनस नॉर्मल लॉस, ये ऐसा। हाँ, बट दोनों का अमाउंट थोड़ी ना सेम होगा, इसलिए देख इधर अंदर कुछ भी नहीं डाला मैंने, यूनिट्स पे कुछ भी नहीं डाला मैंने सीधा अमाउंट के जो डिफरेंस है उसमें डाल दी। हाँ, और नेट गेन जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। ये जो है ये कहां से आया होगा? ये कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूला से। और ये रिकवरी कहां से आई होगी? जो कबाड़ी ने दिया होगा मेरे को, वो जो नेट गेन होगा दैट विल गो टू कॉस्टिंग पीएनएल। क्योंकि ये वाला गेन मेरे को कभी हुआ ही नहीं भाई, ये वाला गेन एक्चुअल में कभी हुआ है क्या? दिस इज द नॉर्मल लॉस दैट नेवर हैपेंड। तो एक्चुअल में इधर कुछ पैसा मिला होगा क्या मेरे को? नहीं मिला होगा ना, लॉस कम हो गया। एग्जैक्टली 30 यूनिट्स कभी बेचे ही नहीं मैंने, तो वो मैंने किसके साथ सेट ऑफ कर दिया? एबनॉर्मल गेन के साथ। हाँ, एक मिनट सर्वेश, किसमें? उतने यूनिट्स को सेट ऑफ करेंगे, अमाउंट विल बी डिफरेंट, यूनिट्स विल बी सेम। इधर यूनिट्स है 30 किलो, तो इधर भी यूनिट्स कितने हैं? 30 किलो, बट देयर अमाउंट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मल लॉस का अमाउंट इज द स्क्रैप वैल्यू और इधर एबनॉर्मल गेन का अमाउंट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड। एक बार सॉल्व कर ले इसको, समझेगा फिर। सॉल्व कर लेते इसको। एग्जांपल नंबर 6 बोल। हाँ वैसे आ सकता है, प्रोसेस 1 में लॉस है, प्रोसेस 2 में नहीं, अलग अलग दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। हाँ, ये अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बना लो। ये किया ना क्रेडिट कॉस्टिंग पीरियड, नॉर्मल लॉस कैसे कॉस्टिंग पीरियड को जाएगा? ये तो अपन ने बेचा है ना, ये तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट रहेगा ना। ये तो ऊपर भी था एबनॉर्मल लॉस के उसमें। हाँ यस, जितना नहीं 30 सेट ऑफ होगा। हाँ 20 बेच रहे हैं तो उसका पैसा आ गया कॉस्ट लेजर से। सेट ऑफ कितना कर रहे हैं? 30 सेट ऑफ कर रहे हैं ना। और गेन को हमेशा दिमाग में इतना रख कि उतना लॉस नहीं हुआ है। गेन मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है, समझा? उतना लॉस नहीं हुआ है, इसलिए उतना लॉस नहीं हुआ तो किसके सेट ऑफ करने का उसको? नॉर्मल लॉस के साथ। उतना लॉस कम कर देना इधर। टोटल लॉस एक्सपेक्टेड 50 का था, मैंने कम कर दिया इधर। लिखे एक एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल एक अलग एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, के ऊपर था एग्जाम्पल, एक मिनट लिखो। हाँ मतलब क्या था? हाँ, डिटेल्स ऑफ प्रोसेस 1 आर एज फॉलोज। मटेरियल इक्वल टू ₹1,50,000। इसमें मैंने कुछ डाले थे 2000 यूनिट्स, टोटल बोल दिया मैंने 1,50,000। लेबर लिख दो 75,000।
और ओवरहेड्स डाल दो 25,000। उठा उसको, उठ रहे। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड at the rate 10%, normal loss expected at the rate 10% of input abnormal gain equal to 100 units। recoveries from normal loss, एक मिनट, इक्वल टू रुपीज 50। मत करो को, ज़्यादा करते हैं इसको। कितना कर रहे हैं देखते ऐड करें हम तीनों को 2.5 लाख। एक मिनट, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 1800 कितना आता है? देख यार कैलसी दे शिवानी। ₹80 कर दो, 80 पर यूनिट। रिकवरीज फ्रॉम नॉर्मल लॉस इक्वल टू 80 पर यूनिट। प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। बोलना। दिया ना एबनॉर्मल गेन, तो दिया ही ना इधर। क्या? रुक जाइए, कंप्लीट करने में एग्जाम्पल। बोलो डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा? टू रॉ मटेरियल कितना? 2,000 और 1,50,000। टू लेबर टू ओवरहेड्स कितना है? ठीक है, पहले इतना भर लो एक बार। सबसे पहले नॉर्मल लॉस की एंट्री मार लो। कितना है नॉर्मल लॉस? 10% ऑफ इनपुट विच इज 10% ऑफ 2,000, 200। अरे वही तो कब से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला किधर, पूरा एंट्री मारना है ये। इधर पूरा ही आएगा, जितना एक्सपेक्टेड है पूरा इधर डाल दे। कितना आएगा ये? 200 इंटू पूरी एंट्री आएगी इधर बेटा। वो नॉर्मल लॉस में उसका सेटअप होगा। कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? फॉर्मूला बोलो इसका। टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरीज ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस टोटल कॉस्ट 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 2,000 माइनस 200, 1,800।
ऊपर कितना आएगा 2,34,000। कितना है रुपीज, ठीक है। एबनॉर्मल गेन का एंट्री क्या होगा इधर 2 एबनॉर्मल गेन कितना 100 और बाय प्रोसेस टू कितना आएगा 1900 आएगा ना इधर 2000 प्लस 100 माइनस 200 बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कितना। इसका मतलब पहले समझो 2000 का इनपुट किया, कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था 1800 का एक्सपेक्टेड आउटपुट था, लेकिन 100 का एबनॉर्मल गेन हो गया, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना हो गया 1900। तो मैंने प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर किया 1900, और अभी ये 1900 और 100 किससे मल्टीप्लाई होगा 130 से, इधर आएगा 13,000 और इधर 1 मिनट रुको 2,40,000। चेक कर लो दोनों टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100 इंटू 130 बोल चंचल। हाँ 2000 का इनपुट किया, 200 का एक्सपेक्टेड लॉस था, तो ट्रांसफर 1800 आने वाला था, लेकिन 100 का गेन भी हो गया ना, तो ट्रांसफर कितना हुआ 19। इसको मैं लिखता हूँ बैलेंसिंग फिगर। अभी रुक जा, कंप्लीट करने दे, रुक जा, समझाएगा ये दिवेश पीछे बोल। नहीं पूरा नहीं जाएगा। अभी अभी मेरे को बताओ मोटा मोटी लॉस कितने का हुआ है 100 का लॉस हुआ है। अभी एक बार पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट बना ले, नॉर्मल लॉस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में कितने का नॉर्मल लॉस दिखाया है यूनिट्स वाइज 200 का दिखाया है ना, कितना दिखाया है ऐसा पूछ रहा हूं। 2 प्रोसेस 1, ये मैंने किसके लिए दिखाया है मेरे मैनेजमेंट के लिए कि सर देखो मोटा मोटी 200 का लॉस तो होता ही होता है, मतलब 10% का लॉस होता ही होता है। कितने का मैंने उधर 16,000 का एंट्री मारा है, लेकिन एक्चुअल में उतना लॉस हुआ क्या, एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ 100 का। तो बाहर मैंने कितना यूनिट बेचा होगा 100, तो बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल कितना आएगा, और उसको बेच के कितने पैसे मिले होंगे 8,000। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस दैट नेवर हैपेंड 100 यूनिट्स ना। ये एक्चुअली लॉस नहीं हुआ, ये क्या हो गया एबनॉर्मल गेन। तो ये हिट किससे होगा एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। और इधर भी कितना अमाउंट डालूंगा 8,000, इधर खाली 8,000 ही डालना। नॉर्मल लॉस में तुम लोग कॉस्ट पर यूनिट का बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाओगे, इधर तुम लोग क्या डालोगे 8,000 रुपया। रुक जा एक मिनट यार, बहुत बोलता है तो भाई। अभी एक बार एबनॉर्मल लॉस की बात करते, सॉरी एबनॉर्मल गेन की। ये लिखो, बस 2 मिनट सुन लो अभी मैं क्या कर रहा हूं। एबनॉर्मल गेन सबसे पहले क्रेडिट साइड पे क्या आएगा बाय प्रोसेस 1 अकाउंट 100 और कितना अमाउंट डाला है कितना एबनॉर्मल गेन है ये, मतलब ये क्या है द लॉस दैट नेवर हैपेंड। तो इसको किसके साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा लॉस के साथ ना, नॉर्मल लॉस के साथ। कितना 100 यूनिट्स, मतलब अगर मेरे को वो नॉर्मल लॉस होता तो उससे मैं कितना अमाउंट रिकवर कर पाता 8,000। तो यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए 100 यूनिट्स पड़े हैं और कितना पैसा पड़ा है 8,000। तो सेट ऑफ खाली 8,000 रुपए से ही होगा, सेट ऑफ कुछ 13,000 रुपए से नहीं होगा। अगर नॉर्मल लॉस हुआ रहता तो कितने का रिकवरी मिलता है 8,000 का है ना। तो रिकवरी इधर सेट ऑफ करने के लिए कितना पड़ा है मेरे पास खाली 8,000, और जो बचा हुआ पोर्शन है 5,000 ये एक्चुअल में क्या है ये मेरा गेन है। तो ये किधर जाएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल, इसको लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट।
कौन से वाले? हाँ बस ये इधर से इधर आए। वापस सुन। अगर नॉर्मल लॉस होता 100 यूनिट्स का, 100 का तो ऑलरेडी हुआ है, और एक बार अगर 100 का होता तो कितना पैसा मिलता? 8,000 मिलता ना, 8,000 मिलता। दिस वुड हैव बीन माय रिकवरी। अभी ये हुआ नहीं, इसके बजाय क्या हो गया? 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल गए, और 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा किधर ट्रांसफर हो गए? प्रोसेस 2 में। उन 100 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है? 13,000। तो बेसिकली मेरा 8,000 का नुकसान हो गया रिकवरी का, अगेंस्ट अ गेन ऑफ 100 यूनिट जिनका अमाउंट है 13,000। तो नेट गेन कितना हुआ? अगर वो प्रोसेस 2 में जाता तो प्रोसेस 2 में 13,000 का कॉस्ट ट्रांसफर हो गया रहता, लेकिन वो 13,000 का कॉस्ट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया। अभी इस केस में एबनॉर्मल गेन हो गया, लेकिन अगर नहीं होने वाला था तो कितना पैसा मिलने वाला था? 8,000। इसलिए सेट ऑफ कितने से हुआ? 8,000। समझा क्या? वापस हाँ बोल। हाँ 8,000। यस ये वाला 5,000 ना, वो एक्चुअली हाँ वो गुड यूनिट्स में निकल गया रहता। बराबर, इतना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ रहता नॉर्मल लॉस की वजह से। मेरा मेरे 100 यूनिट्स का खर्चा कितना है? 13,000। नॉर्मल लॉस यूजुअली 8,000 रुपए बेयर कर लेता है, और 5,000 बाकी उसमें चला जाता है। लेकिन इधर वो 5,000 किधर जाएगा? कॉस्टिंग पे। जिसको डिफिकल्ट जा रहा है वो थोड़ा कान बंद कर दो, इतना कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। सिंपल रूल याद रखना, नॉर्मल लॉस को पहले सेट ऑफ कर दो एबनॉर्मल गेन के साथ। यूनिट्स इक्वल सेट ऑफ हो गए 100, अमाउंट विल नेवर बी इक्वल। नॉर्मल लॉस में कौन सा अमाउंट डालोगे? जो ये वाला है, जो रिकवरी वाला है वो। और एबनॉर्मल गेन में कौन सा डालोगे? जो वो गुड यूनिट्स वाला है, वो जो ऊपर 130 आया था ना, वो वाला। बराबर। हाँ नेट 5,000 का और एक्स्ट्रा गेन हो गया उसकी वजह से। समझा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना होगा तुमने। नॉर्मल लॉस हुआ रहता तो 8,000 का गेन होता, अभी एबनॉर्मल गेन हो गया है तो 13,000 का फायदा हो रहा है। तो नेट फायदा कितना हो रहा है? 5,000 का, विच इज एक्चुअली एबनॉर्मल इन नेचर। दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। बोल। तो पूरा गेन मेरा फिर तो पूरा बदल जाएगा ना, ऊपर भी तो फॉर्मूला भी तो बदलेगा। बराबर, कॉस्ट पर यूनिट भी बदल जाएगा। अगर मेरा कुछ रिकवरी हुआ ही नहीं तो फिर तो क्या करेगा? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1900, 1800, सॉरी 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1800 कितना आएगा? देख एक बार, 138.88 आता है। 138.88 इंटू 100, 13,000 वो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। मतलब मैं स्क्रैप करके वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था, उससे अच्छा बेटर क्या हो गया? गेन हो गया। गेन करके 13,800 रुपए मिल रहे हैं, वो पूरा किधर जाएगा? कॉस्टिंग P&L। पूरा का पूरा गेन हो जाएगा। यस हाँ, नॉर्मल लॉस के आगे जो भी आते हैं ना यूनिट्स, वो यूनिट्स को तो नॉर्मल लॉस के रिकवरी से मल्टीप्लाई कर, और गेन वाले टाइम पे यूनिट्स को तू कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर। समझा है क्या सबको ये चीज? डिफिकल्ट चीज है। आज अगर ये रिवाइज नहीं किया ना, मैं तुमको बोलता हूँ, तुमको एंड तक ये नहीं समझेगा। एंड तक तुम लोग रहोगे सर क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं रहे। एग्जैक्टली ये वाला ही सिर्फ एबनॉर्मल लॉस समझ जाएगा, नॉर्मल लॉस भी समझ जाएगा, लेकिन एबनॉर्मल गेन में तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको आज पूरा रिवाइज करना। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।